हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बेसिकली राजस्थान गंगा की जो वादी थी और गुजरात दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। कौन? राजस्थान गंगा की वादी और गुजरात के बीच। देखिए लिखा है इसलिए गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। सबसे पहले उसका ध्यान रणथंभौर ने खींचा, जहां पृथ्वीराज के चौहान वंशजों का शासन था। और आप लोगों को पता होगा कि रणथंभौर जो है उसे पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर बेसिकली आप लोगों ने मैंने इस चीज को पहले वाली क्लास में पढ़ाया भी है कि रणथंभौर जो था उसे जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां के जो शासक थे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। वहां राजपूत शासकों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। देखिए लिखा है कि उसके शासक हमीर देव ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध के अनेक अभियान चलाए थे। धार के राजा भोज और मेवाड़ के राणा पर विजय पाने का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, लेकिन यही जीतें उसका काल साबित हुई। गुजरात के अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय मंगोल सैनिकों ने लूट के माल में हिस्से का विवाद उठाने पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह कुचल दिया गया और जमकर कत्लेआम हुआ। दो मंगोल अमीर शरण पाने के लिए भागकर रणथंभौर चले गए। फिर देखिए लिखा है अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि वह मंगोल अमीर मार दिए जाएं या निकाल दिए जाएं, लेकिन गरिमा और शरण मांगने वाले के प्रति कर्तव्य की भावना से भरे तथा अपने किले और सैन्य बल के प्रति आश्वस्त हमीर देव ने अक्खड़ जवाब भेजे। उसका यह मूल्यांकन बहुत गलत भी नहीं था, क्योंकि रणथंभौर को राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था और पहले वह सफलतापूर्वक जलालुद्दीन खलजी का सामना कर चुका था। अलाउद्दीन ने अपने मशहूर सिपहसालारों में से एक की कमान में सेना भेजी, लेकिन हमीर देव ने उसे नुकसान पहुंचाकर पीछे ढकेल दिया। अंत में स्वयं अलाउद्दीन ने रणथंभौर की ओर कूच कर दिया। मशहूर शायर अमीर खुसरो ने, जो कि इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था, किले एवं उसकी घेराबंदी का सजीव वर्णन किया। आप लोगों को पता भी अमीर खुसरो जो एक शायर है, कवि है और महत्वपूर्ण चिंतक है। फिर देखिए लिखा है 3 माह की सख्त घेराबंदी के बाद जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ। स्त्रियां चिता पर जा बैठी और सभी पुरुष मरने मारने के लिए बाहर निकल आए। फारसी में जौहर का पहला विवरण यही है। राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल भी मारे गए। यह घटना 1301 की है। देखिए लिखा है कि फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर दृष्टि उठाई, जो कि रणथंभौर के बाद राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। रणथंभौर के बाद कौन था? चित्तौड़ था। इसलिए अलाउद्दीन ने उसे झुकाना आवश्यक समझा। इसके अलावा उसने राजा रतन सिंह ने खलजी की सेनाओं को मेवाड़ के इलाके से होकर गुजरात जाने की अनुमति न देकर उसे नाराज कर दिया। किसे? अलाउद्दीन को। अब देखिए लिखा है कि अजमेर मालवा मार्ग पर भी चित्तौड़ का नियंत्रण था। एक लोककथा के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर इसलिए हमला किया कि वह रतन सिंह की खूबसूरत महारानी पद्मिनी को पाना चाहता था। जैसा हम लोगों ने पद्मावत जो बेसिकली काव्य है, जो कि किसकी है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अनेक आधुनिक इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि 100 साल से भी अधिक समय के बाद पहली बार इसका जिक्र किया गया। बाद में हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे और रंगीन बनाया। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वो यहीं पे दिया हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावत कथा के बेसिकली मतलब जो काव्य है, पद्मावत एक काव्य है ना, अवधी भाषा का, उसके रचयिता जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस कथा में पद्मिनी सिन्हल द्वीप की राजकुमारी है तथा रतन सिंह जो है वो राजकुमार रहता है। ठीक है, इन्हीं दोनों की ये कथा है। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का प्रसार कैसे कैसे हुआ, गुजरात में कैसे हुआ, राजस्थान में कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? आंतरिक सुधार और प्रयोग। तो देखिए अलाउद्दीन खलजी जब सत्तारूढ़ हुआ तब दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य के मध्य भाग में अर्थात गंगा के ऊपरी दोआब एवं उसके पूर्वी भाग में खासी मजबूत थी यानी काफी ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसकी बदौलत सुल्तानों ने अनेक आंतरिक सुधार और प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य प्रशासन को बेहतर बनाना या सेना को मजबूत करना, मालगुजारी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, कृषि के प्रसार और सुधार के उपाय करना, तेजी से फैलते हुए नागरिकों के कल्याण का प्रावधान करना था। जो कि आप
आज भी देखते होंगे जो गवर्नमेंट है बेसिकली इन सब चीज़ों पे आज भी काम करती है। तो जो उस टाइम के जो राजा-महाराजा हुए करते थे या जो शासक हुआ करते थे, वो लोग भी इन सब चीज़ों को सुदृढ़ करने की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करते थे। देखिए लिखा ये सारे उपाय सफल तो नहीं हुए पर वे महत्वपूर्ण नए कदम अवश्य थे। कुछ प्रयोग तो अनुभव की कमी के कारण असफल हुए, कुछ इसलिए कि उन पर समुचित विचार नहीं किया गया था और कुछ इसलिए कि निहित स्वार्थों ने उनका विरोध किया था। फिर भी इनसे यह पता अवश्य चलता है कि तुर्क राज्य अब एक सीमा तक स्थायित्व पा चुका था। अब इसका सरोकार मात्र युद्ध और कानून व्यवस्था से नहीं था। फिर देखिए बाजार पर नियंत्रण और अलाउद्दीन की कृषि नीति। तो बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वो वे उसके समकालीनों की दृष्टि में दुनिया के महान अचंभों में से एक थे। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज, शक्कर और भोजन पकाने के तेल से लेकर एक सुई तक और कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों, गुलाम, लड़के लड़कियों तक सभी वस्तुओं के दाम तय करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद लिखा है इस मकसद से उसे दिल्ली में 3 बाजार स्थापित करने पड़े, एक अनाजों के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए, तीसरा घोड़ों के लिए, गुलामों और मवेशियों के लिए। हर बाजार शहना नाम के एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था जो कि सौदागरों का रजिस्टर रखता था। याद रखिए शहना कौन था? एक उच्च अधिकारी जो कि बेसिकली सौदागरों का रजिस्टर रखता था। अब देखिए लिखा है और दुकानदारों व कीमतों पर सख्त नियंत्रण भी रखता था। कीमतों और विशेषकर अनाजों की कीमतों का नियंत्रण जो है वो मध्यकालीन शासकों का स्थायी सरोकार था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं बेसिकली बोला जाए, क्योंकि देखिए उन नगरों के जो सस्ते अनाज थी उसकी आपूर्ति के बिना वे नगर वासियों एवं वहां की नियुक्त सेना का समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। इसीलिए ऐसा कर दिया गया था कि उस टाइम पे कीमतों और विशेषकर अनाजों की कीमतों का नियंत्रण जो है वो मध्यकालीन शासकों का स्थायी सरोकार था और इसका रीजन भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए लिखा है पर बाजार पर नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के पास कुछ अतिरिक्त कारण भी थे। कहा गया है कि बलबन के काल में केंद्रीय सेना 2 लाख थी तो अलाउद्दीन ने उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया था। दिल्ली पर मंगोलों के हमलों ने उसको हाथ भर दूर रखने के लिए एक बड़ी सेना रखने के लिए आवश्यकता दिखा दी थी। इसीलिए अगर वह कीमतों को और सैनिकों की तनख्वाहों को नीचे नहीं लाता तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देती। अलाउद्दीन ने यह काम अपने स्वभाव के अनुसार सम्यक ढंग से किया। सस्ते अनाजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने ऐलान कराया कि दोआब क्षेत्र की अर्थात यमुना किनारे स्थित मेरठ से लेकर इलाहाबाद के पास कड़ा की सरहद तक मालगुजारी सीधे राज्य को दी जाएगी। मतलब यह था कि क्षेत्र के गांव किसी को इक्ता में नहीं दिए जाएंगे। लिखा है मालगुजारी भी बढ़ाकर उपज की आधी कर दी गई। यह किसानों पर एक भारी बोझ था। स्थिति से निपटने के लिए जैसा कि हम आगे देखेंगे अलाउद्दीन ने अनेक उपाय किए। राज्य की मांग को बढ़ाने एवं आमतौर पर किसानों के लिए उसकी नगद अदायगी अनिवार्य बनाने का यह नतीजा हुआ कि किसान मजबूरन अपनी उपज को कम कीमत पर बंजारों को बेच देते थे जो उसे नगरों में लाते और राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर बेचते थे। जमाखोरी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बंजारों का पंजीकरण किया गया और उसके एजेंटों और परिवार वालों को कानून के किसी भी हनन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने गोदाम भी बनाए और उन्हें अनाजों से भर दिया जो अकाल पड़ने पर या आपूर्ति में कमी का डर पैदा होने पर खोले जाते थे। अलाउद्दीन स्वयं सभी बातों की खबर लेता रहता था और कोई दुकानदार अधिक दाम लेता या जाली बाटों का प्रयोग करके धोखाधड़ी का प्रयास करता तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। बर्नी जो कि कवि थे उस टाइम पे, बर्नी के अनुसार अकाल तक के दिनों में कीमतों में एक दाम या पैसा की बढ़ोतरी की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। देखिए बर्नी का कथन है कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है। घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए आवश्यक था क्योंकि सेना को मुनासिब दामों पर घोड़ों की आपूर्ति के बिना उसकी दक्षता को बचाकर नहीं रखा जा सकता था। सही बात है, अगर घोड़े की जो कीमत है वह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसकी दक्षता उतनी नहीं बचेगी।
फिर देखिए लिखा है कि गुजरात की विजय के फलस्वरूप घोड़ों की आपूर्ति में सुधार आया। उम्दा घोड़े सिर्फ राज्य को बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने प्रथम श्रेणी के एक घोड़े की जो कीमत है 100 से 120 टंके तक तय की थी, जबकि सेना के लिए अनुपयुक्त एक टट्टू की कीमत 10 से 25 टंके की थी। मवेशियों और गुलामों की कीमतों पर भी सख्त नियंत्रण था तथा बर्नी ने विस्तार से उनके दाम भी बताए, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा। 4 जीतल जौ मिलता था, उम्दा चावल 5 जीतल प्रति मन बिकता था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि एक टंका जो है वो 48 जीतल का होता था। अलाउद्दीन का मन अनाज के 15 किलोग्राम के बराबर था। एक तरह दिल्ली का एक नागरिक एक टंका चांदी का लगभग 1 रुपया, एक टंका यानी चांदी का लगभग 1 रुपया से 96 किलोग्राम गेहूं, 144 किलोग्राम चावल, 186 किलोग्राम जौ खरीद सकता था, मात्र एक टंका से। अब देखिए मोहम्मद तुगलक के प्रयोग। आइए जानते हैं मोहम्मद तुगलक के प्रयोग। तो इसमें लिखा है कि अलाउद्दीन खलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1324 से 1351 है, को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने दिलेरी भरे कई प्रयोग किए और खेती में गहरी दिलचस्पी दिखाई। आगे देखते हैं। देखिए लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अर्थों में अपने दौर के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। वह धर्म एवं दर्शन का विद्वान था, आलोचनात्मक और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। वह मुस्लिम सूफियों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू योगियों और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन संतों के साथ भी विचार विमर्श करता था। इस बात को अनेक कट्टर उल्मा यानी धर्मशास्त्री पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने उस पर बुद्धिवादी होने का आरोप लगाया, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करता। वह योग्यता के आधार पर भी लोगों को, चाहे वे कुलीन वंशज हो या ना हो, उच्च पद देने के लिए भी तैयार रहता था। देखिए लिखा है दुर्भाग्य से उसमें जल्दबाजी और बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि उसने अनेक प्रयोग जो है मतलब उसके अनेक प्रयोग असफल रहे और उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल अशुभ परिस्थितियों में शुरू हुआ था। बंगाल के खिलाफ एक सफल मुहिम के बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट रहा था। सुल्तान के शानदार स्वागत के लिए मोहम्मद तुगलक के आदेश पर जल्दबाजी में लकड़ी का एक पंडाल बनाया गया। जब पकड़े गए हाथियों की नुमाइश चल रही थी तो जल्दबाजी में खड़ा किया गया पंडाल जो है वो गिर पड़ा और सुल्तान उसमें दबकर मर गया। इससे अनेक अफवाहें पनपी, यह कि मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता को मारने की योजना बना रखी थी। फिर देखिए लिखा है यह कि यह अल्लाह का कहर था और यह भी कि यह दिल्ली के मशहूर संत निजामुद्दीन औलिया का शाप था, जिनको सुल्तान ने सजा देने की धमकी दी थी। देखिए यहाँ लिखा है कि सत्तारोहण के शीघ्र बाद मोहम्मद तुगलक ने जो कदम उठाए उनमें से सबसे विवादास्पद राजधानी का दिल्ली से देवगिर में तथाकथित स्थानांतरण था। तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित कर दिया था। जैसा कि हमने देखा देवगिर दक्षिण भारत में तुर्क शासन के प्रसार का आधार रह चुका था। राजकुमार के रूप में स्वयं मोहम्मद तुगलक वहां अनेक वर्ष गुजार चुका था। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के प्रयास से गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां भी पैदा हुई। इस क्षेत्र के लोग दिल्ली के शासन को विजातीय शासन समझते थे और उसके अंतर्गत बेचैन हो रहे थे। वहां के अनेक मुस्लिम अमीरों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया था। सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद तुगलक के एक रिश्ते के भाई गुरशास्प का था, जिसके खिलाफ सुल्तान को स्वयं कार्यवाही करनी पड़ी। लगता है कि सुल्तान देवगिर को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि दक्षिण भारत पर भी वह अपना नियंत्रण कर सके। देखिए लिखा है कि लेखक फिरिस्ता के अनुसार सुल्तान के कुछ सलाहकारों ने दूसरी राजधानी के रूप में उज्जैन का नाम सुझाया था। क्यों? क्योंकि जो मतलब उसकी जो स्थिति थी उज्जैन के उस टाइम पे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली स्थिति थी। क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति थी? क्योंकि वहां पर राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो कहीं ना कहीं जिस महत्वपूर्ण शासक ने उसे अपनी राजधानी बनाया तो वहां पर विकास कार्य भी बहुत ज्यादा कराया होगा और वह राजधानी काफी एक तरीके से बोला जाए तो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के रूप में सुदृढ़ स्थिति रही होगी। इसीलिए बेसिकली उन लोगों ने क्या किया कि सुल्तान को ये चीज सुझाया कि दूसरी राजधानी के रूप में उज्जैन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे देखिए
लिखा है, इस तरह देवगिर को दूसरी राजधानी बनाने का फैसला कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, बल्कि यह सुविचारित था। न ही उसने राजधानी के सभी लोगों को वहां जाने का आदेश दिया। इतिहासकार बर्नी का कथन है कि नगर अर्थात कुतुब मीनार के इर्द गिर्द के पुराने नगर के खल्क अर्थात लोगों को वहां जाने का आदेश दिया गया, लेकिन बर्नी ने यहाँ खल्क शब्द का जो प्रयोग है वो साधारण जनता के लिए नहीं बल्कि गणमान्य व्यक्ति लोगों के लिए किया है। कभी कभी देखेगा कि बेसिकली जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें सडनली क्या होगा कि कोई भी ऐसा एक मतलब टर्म दे देगा, जैसे मान लीजिए खल्क, और पूछ देगा कि खल्क का क्या अर्थ होता है, तो आप लोगों को पता चल गया खल्क का अर्थ होता है गणमान्य व्यक्ति। देखिए लिखा है कि सुल्तान ने अनेक हकीमों, उनके अनुयायियों एवं अनेक सूफी संतों समेत प्रख्यात व्यक्तियों को देवगिर जाने का निर्देश दिया, जिसका नाम अब दौलताबाद रखा गया। देवगिर का क्या नाम रख दिया बदल के? दौलताबाद। लगता है कि इन लोगों पर स्थान परिवर्तन के लिए काफी सरकारी दबाव डाला गया। ये लोग अपने परिवारों, दासों आदि के साथ वहां गए, जिसकी निगरानी रखने के लिए निरीक्षक भी नियुक्त किए गए। सुल्तान ने उनके लिए घर खरीद कर भी उनको आवंटित किया, उन्हें खुलकर सहायता दी गई और दौलताबाद में उनके रहने का प्रबंध भी किया गया। देखिए लिखा है, हालांकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई और यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में सराय बनवाई, पर दौलताबाद फिर भी 1500 किलोमीटर से अधिक था। अनेक व्यक्ति यात्रा के कष्टों और गर्मी के कारण मर गए, क्योंकि यह यात्रा गर्मी के मौसम में की गई थी। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा। तो इस समय मोहम्मद तुगलक ने एक और कदम उठाया, अर्थात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है, इसलिए आज दुनिया के सभी देशों के पास सांकेतिक मुद्राएं आमतौर पर कागजी मुद्राएं हैं, ताकि उन्हें सोने चांदी की आपूर्ति पर निर्भर न रहना पड़े। आप लोग भी देख रहे होंगे, जैसे पहले सोने और चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, वर्तमान में जो है वो कागज के नोट रहते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि हमें पैसों के लिए सोने और चांदी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई थी। व्यापार के प्रसार के साथ अब अधिकाधिक सिक्कों की आवश्यकता भी होने लगी थी। इसके अलावा चीन में कुबलाई खान सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। देखिए लिखा है, ईरान के मंगोल शासक गजान खान ने भी इसका प्रयोग किया था। किसका? सांकेतिक मुद्रा का। मोहम्मद तुगलक ने कांसे की एक मुद्रा चलाने का निश्चय किया, जो चांदी के टके जितनी ही मूल्य का हो। भारत के विभिन्न भागों में इस मुद्रा के नमूने पाए गए हैं और संग्रहालयों में भी ये चीज देखे जा सकते हैं। सांकेतिक मुद्रा का विचार भारत में नया था तथा व्यापारियों और साधारण जनता को भी इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल था। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा यानी कि मान लीजिए कोई सोना चांदी अपने सिक्के के रूप में यूज कर रहा है और सडनली ये बोला जाए कि अब आपको कागज की बेसिकली नोट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये काफी बोला जाए तो टफ टास्क है। तो शुरू शुरू में उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई आई, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर सरकार लोगों को जाली मुद्रा ढालने से रोक पाती तो मोहम्मद तुगलक सफल भी हो सकता था, लेकिन सरकार ऐसा न कर सकी और जल्द ही बाजार में नई मुद्राओं का भारी अवमूल्यन हो गया, यानी कि उसका रेट जो है वो गिर गया। अंत में मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने कांसे के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के देने का वादा किया। इस प्रकार बहुत से लोगों ने नई मुद्राओं का विनिमय किया, लेकिन उन जाली मुद्राओं को नहीं बदला गया, जिसके जांच से पता चलता, मतलब बेसिकली उसका जांच हुआ था तो उस टाइम पे ये चीज पता चल गया था। यह सिक्के किले के बाहर ढेर लगा दिए गए और बर्नी के अनुसार वर्षों तक वहीं पड़े रहे थे। देखिए सांकेतिक मुद्रा उन्होंने जारी तो किया था तुगलक ने, लेकिन क्या होने लगा कि जाली नोट बनने लगे थे, तो जिस वजह से फिर से वापस से चांदी के सिक्के देने का वादा कर दिया गया था सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और फिर उसके बाद है मोहम्मद तुगलक के अधीन सल्तनत की चरम सीमा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये दौलताबाद देवगिर है, ये जाजनगर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था? मोहम्मद तुगलक के अधीन था। और इस तरीके के मैप मैंने आपको बताया है कि बना बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग एग्जाम में बेसिकली 10 सेकंड में लगाकर एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर मैप बनाएंगे अपने हिस्ट्री के हर आंसर में, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेपर है वह बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।